हेलो फ्रेंड्स, मैं अरुण विश्वकर्मा अरुण सर में इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अभी तक हमने जो हमारा चैप्टर डिस्कस किया था उसका नाम था पॉलिनोमियल। हम ईएमआरएस टीजीटी मैथ्स एग्ज़ाम के सिलेबस की कंप्लीट तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है जिसका नाम है पॉलिनोमियल बहुपद। इसके हमने जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो भी इसकी थ्योरी क्लासेस थी, हमने इसके 4 से 5 क्लास में थ्योरी को डिस्कस किया है। इसके बाद हमने 2 से 3 लेक्चर में इसके लगभग 100 एमसीक्यू क्वेश्चन को सोल्व किया है। ठीक है, अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को नहीं देखा है, हमारी क्लासेस को नहीं देखा है, तो एक बार चैनल पर जाकर ज़रूर हमारी क्लास को विजिट करिए। अगर अच्छी लगती है तो हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए। ठीक है, आज हम हमारा नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात समीकरण क्या होता है? तो अभी जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था द्विघात बहुपद क्या होता था, ax² प्लस bx प्लस सी। अगर आप द्विघात बहुपद को क्या करते हो, इक्वेट कर देते हो ज़ीरो के। अगर आप इसके इक्वल्स टू में ज़ीरो लिख देते हो तो यही जो चीज़ द्विघात बहुपद है वही चीज़ हमारे लिए क्या बन जाती है, एक द्विघात समीकरण बन जाती है। जहाँ मैंने आपको बताया था ए बी और जो सी होते हैं, तीनों ए बी एंड सी, ये तीनों क्या होते हैं, एक रियल नंबर होते हैं। ठीक है, तो पहली चीज़ तो यहीं से आप ध्यान दोगे कि हमसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो द्विघात समीकरण है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया। देखो, जहाँ से जो कॉन्सेप्ट मैं साथ साथ क्लियर करता चल रहा हूँ और उसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे वो आपसे मैं डिस्कस करता चलूँगा। ठीक है, तो सबसे पहला वो पूछता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। तो उसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसमें, तो जो x² होता है उसका जो गुणांक होता है वो क्या होता है, a। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, यहाँ पर a होगा। तो जो भी द्विघात समीकरण आप देखोगे उसमें जो x² का कोफिशिएंट है, जो x² के गुणांक में, उसको आप क्या नाम दोगे, a। वहीं अगर आप देखोगे जो x है उसका कोफिशिएंट क्या है, b है, तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पर क्या होगा, b होगा। और जिसके साथ कोई भी x y नहीं है, जो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट टर्म में, तो वो कांस्टेंट टर्म में जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, सी होगा। ठीक है, तो पहली चीज़ तो आप क्या याद रखोगे, इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर जो a नॉट इक्वल्स टू 0 होता है और a b एंड c तीनों क्या होते हैं, कि रियल नंबर होते हैं। तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, a होता है। अगर मैं बोलूँ x का जो कोफिशिएंट होगा वो क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। और जो कांस्टेंट टर्म होती है, वो क्या होती है, c होती है। इसी को अगर मैं बात करता हूँ, सपोज दैट मैं एक इक्वेशन लेता हूँ, द्विघात समीकरण लेता हूँ, x² प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं आपसे पूछूं a की वैल्यू बताओ, तो a की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होगी, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो होता है a। तो यहाँ जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1। अगर आप इसी तरीके से b की वैल्यू देखना चाहोगे तो b की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी हमें, 3, क्योंकि b क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो x का कोफिशिएंट है वो क्या है, 3 है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3। अगर मैं आपसे पूछूं c की वैल्यू क्या होगी, तो जो c होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है। जो द्विघात समीकरण में जो कांस्टेंट टर्म होता है वो क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पर a और b और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से, तो c की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5 मिल जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक नेक्स्ट एग्जाम्पल और हम लेते हैं, -3x² प्लस 8x प्लस √3 सब इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछता हूँ यहाँ a की वैल्यू बताइए, तो a की वैल्यू क्या होगी, -3 होगी। ठीक है, b की वैल्यू क्या होगी, तो b की वैल्यू यहाँ पर 8 होगी। और यहाँ पर जो c होगा वो क्या हो जाएगा, √3। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होगी। तो बिल्कुल देखो, जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है वो हर पॉसिबल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, हर छोटी सी छोटी चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। बस लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिए। पहली चीज़ क्या क्लियर हुई, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखोगे तो यहाँ x की जो घात होती है वो घटते क्रम में होती है। यहाँ x⁻2 है, यहाँ x की पावर कितनी होती है, 1 होती है। और यहाँ पर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ भी x की पावर 0 होती है। और x की पावर 0 हमें पता क्या होता है, 1 होता है। तो अगर आप यहाँ 1 लिखोगे तो x⁻0 लोगोगे, इट मीन यहाँ 1 है, और 1 का मल्टीप्लाई करोगे
करोगे तो सी से तो क्या आ जाएगा सी। तो यहाँ पर एक्स टू दी पावर 0 होती है, लेकिन उसको हम शो नहीं करते, लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो एक्स की पावर यहाँ 2 है, यहाँ एक्स की पावर 1 है, यहाँ एक्स की पावर क्या है 0 है। तो ये क्या हो जाएगी, एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। ए बी सी तीनों क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। यहाँ पर जो ए होता है उसकी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती है। क्यों नहीं होती, तो ये भी हम आपसे डिस्कस कर लेते हैं। सपोज दैट यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आप सपोज दैट यहाँ ए की वैल्यू 0 ले लेते हो, तो अगर ये 0 हो गया तो 0 से आप किसी एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। और अगर बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बचा, तो अब आप इसको देखोगे तो ये जो है वो एक रेखिक समीकरण बन गई है। कौन सी बन गई, एक रेखिक समीकरण बन गई, ठीक है। ये एक द्विघात समीकरण नहीं बची, अब क्या बन गई, रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण क्यों बन गई, तो रेखिक समीकरण क्या होती है, जिसमें जो वेरिएबल होता है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो, और यहाँ पर कितनी है, 1 है। तो अब ये द्विघात समीकरण ना रहकर क्या हो गई, एक रेखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन हो गई। इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर जो ए होगा वो 0 के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो देखो अब हम अगर बात करते हैं यहाँ से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसमें अगर हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की यहाँ पर हमें कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी। x की अधिकतम कितनी वैल्यू मिलेगी, 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर जो x है, ठीक है, उसकी यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप देख रहे हो तो उसकी डिग्री जो है वो कितनी है, इसकी जो डिग्री है वो क्या है, 2 है। और अगर डिग्री 2 है तो मैंने बताया था इसमें अधिकतम, जैसे पोलिनोमियल की कंडीशन में बताया था कि अगर किसी द्विघात बहुपद में अधिकतम शून्यकों की संख्या क्या होती है, तो द्विघात बहुपद में जो अधिकतम शून्यकों की संख्या होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। तो वहीं पर जो x की वो शून्य क्या होते हैं, तो x की वो वैल्यू जिसमें इस पूरे पोलिनोमियल में पुट कर दो तो पूरा पोलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाता था, ठीक है। वहीं अगर आप द्विघात समीकरण की कंडीशन में बात करोगे, द्विघात समीकरण की कंडीशन में अगर बात करोगे तो उस शून्यक को ही यहाँ पर हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रूट्स। यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, उनको रूट्स। अगर आप समीकरण की कंडीशन में बात करते हो, इक्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हो, तो वो शून्यक को ही हम क्या बोल देते हैं, रूट्स बोल देते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मूल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, मूल होते हैं। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या अगर आपसे पूछे तो वो क्या हो जाएगी, अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ पर 2 मूल जो होते हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा और बीटा से, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन मैंने अभी तक आपके पूरे बेसिक क्लियर किए। सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो वेरिएबल होता है, एक चीज़ और, चलो मैं इसके आगे बाद में थोड़ा सा डिस्कस करूँगा जो मैं भी बताने चाह रहा हूँ। दूसरा हमने क्या देखा कि यहाँ पर जो x की वैल्यू होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रूट्स कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रूट्स कहते हैं, या हिंदी में मूल कहते हैं। और एक द्विघात समीकरण में जो अधिकतम मूलों की संख्या होगी वो अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और जो हमारे पास a, b और c की वैल्यू हमने फाइंड करने सीखा, तो a क्या होता है, तो यहाँ पर a जो होगा वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। b क्या होता है, तो जो b होता है वो कोफिशिएंट ऑफ x होगा, और जो c होगा जो कांस्टेंट टर्म होगी किसी द्विघात समीकरण में, उसी को हम क्या बोल देते हैं, c, ठीक है। अब मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ जो अभी तक हमने पढ़ा वो उसके बारे में, ठीक है। सपोज दैट मेरे पास एक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। मैं अगर यहाँ से आपसे पूछता हूँ a की वैल्यू बताइए, तो आप क्या बोलोगे, जो a होता है वो क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसका मतलब जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, -3, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ b की वैल्यू, तो यहाँ से आप देखोगे जो b की वैल्यू होगी वो 5 होगी। c की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ c की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 9 होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं, -16x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर मैं आपसे a की वैल्यू पूछता हूँ तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, -16, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, +7, और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। तो ये चीज़ें आप समझ चुके होंगे कि a b c क्या होता है, किस तरीके से हम उसको इसके स्टैंडर्ड फॉर्म किससे, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेरिजन करके a b c की वैल्यू फाइंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दैट हमारे पास, मैं एक आपसे एक एग्जांपल लेता हूँ, निम्न में द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। 4 ऑप्शन लेते हैं और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। दूसरा अगर हम देखें तो -3x स्क्वायर प्लस का
8x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। थर्ड अगर आप देखोगे तो 6x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और चौथा अगर हम लेते हैं तो x टू दी पावर -2 प्लस 5x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। मैंने अब यहाँ से आपसे पूछा क्या है कि निम्न में से कौन सा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण क्या होती है, जिसमें जो x की घात होती है वो कितनी होती है, 2। x की अधिकतम घात कितनी होती है, 2 होती है। एक और मैं ऑप्शन ले लेता हूँ यहाँ पर, x टू दी पावर 4 प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब हमसे पूछा कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है। दूसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ भी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें भी x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो x की घात क्या है, -2 है। अगर x की घात -2 है इसका मतलब ये एक द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ x टू दी पावर कितनी है, 4 है, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 4 है। और द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसमें जो भी वेरिएबल हम लेते हैं, वेरिएबल यहाँ पर हमारे पास क्या है, x है, और जो x है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, तो हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो उसको आप बोलोगे द्विघात समीकरण। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो x की पावर कितनी है, 4 है, x की पावर 4 है, इसका मतलब ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, ये भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि द्विघात समीकरण के लिए जो x की जो घात होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 होगी। अगर x की घात 2 है, उसी कंडीशन में आप क्या बोलोगे, द्विघात समीकरण, क्योंकि नाम से स्पष्ट है द्विघात, जिसकी घात कितनी हो, 2 हो। तो ये जहाँ पर भी घात 2 होगी उसको हम क्या बोल देंगे, द्विघात समीकरण। ठीक है। अब एक चीज़ और यहाँ से अगर आप देखोगे एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। सेम क्वेश्चन यही है हमारे पास, निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। 4 ऑप्शन है हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरा ऑप्शन है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तीसरा ऑप्शन है x टू दी पावर 2 प्लस 5x प्लस 8। और चौथा ऑप्शन है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमसे अगर पूछे कि निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो द्विघात समीकरण तो आप देखोगे यहाँ x की घात कितनी है, 2 है, तो ये एक द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर x की घात कितनी है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। और अगर आप यहाँ देखो तो यहाँ भी x की घात 2 है, तो इसका मतलब ये भी क्या एक द्विघात समीकरण होगा। तो नहीं दोस्तों, ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ये द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पर घात तो 2 है इसलिए ये द्विघात समीकरण होना चाहिए। जी हाँ, अगर ये घात 2 है तो द्विघात समीकरण होना चाहिए। लेकिन समीकरण की जो बेसिक कंडीशन क्या होती है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, ये द्विघात बहुपद है। ये क्या है, एक द्विघात बहुपद है, ना कि ये द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इक्वल्स कर देता हूँ 0 के, तो उस कंडीशन में आप क्या बोलोगे कि ये एक द्विघात समीकरण है। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, घात 2 होनी चाहिए और उसके इक्वल में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है। अगर इसके इक्वल में 0 नहीं है, इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8, जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल में कुछ नहीं है। अगर इक्वल में कुछ नहीं है तो ये पहली बात तो समीकरण ही नहीं है, ये क्या हो जाएगा, तो ये एक बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ें हुई क्लियर। अब हम चलते हैं इसके आगे। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अब पहली चीज़ तो यहाँ से देखोगे तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो द्विघात समीकरण होता है, उसका जो हल होता है, उसका जो सॉल्यूशन होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं। तो सॉल्यूशन होता क्या, सपोज दैट ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण है। यहाँ x की एक ऐसी वैल्यू जो इस समीकरण में आप पुट करोगे तो पूरा समीकरण 0 के इक्वल हो जाता है। मतलब
एक्स की एक ऐसी वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करती हो, सेटिस्फाई करती हो, तो एक्स की उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, इस समीकरण का हल। और समीकरण का हल बोल दो, या फिर एक्स की उन वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, उसको हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, या हिंदी में बोलते हैं तो समीकरण के मूल, समीकरण के मूल। ठीक है, जो हम बहुपद में एक्स की वैल्यू को हम क्या बोला करते थे, शून्यक बोला करते थे। समीकरण की कंडीशन में वही एक्स की वैल्यू जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, मतलब एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू जो आप यहाँ पुट कर देते हो तो ये पूरी क्या हो जाती है, बराबर में ज़ीरो आ जाता है। मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई अगर हो जाती है एक्स की वो वैल्यू पर, तो इस एक्स की वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन या समीकरण के मूल या समीकरण का हल। अगर यहाँ पर देखोगे तो जो एक्स की घात है वो कितनी है, 2 है, तो इसके जो अधिकतम शून्य, इसके जो अधिकतम रूट्स होंगे, इसके जो अधिकतम मूल होंगे वो कितने होंगे, तो यहाँ पर जो अधिकतम मूल होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। तो तीसरी चीज़ अब आप ये नोटिस करोगे कि यहाँ से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या होती है, अधिकतम मूलों की संख्या होगी, अधिकतम मूलों की संख्या यहाँ से आपसे पूछ ली याद देती है। तो सबसे पहली चीज़ क्या याद रखोगे, अधिकतम जो मूलों की संख्या होती है वो क्या होती है, 2 होती है। और हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम इसको अल्फ़ा एंड बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, तो ये एक्स की वैल्यू है जिस पर ये इक्वेशन क्या हो जाती है, सेटिस्फाई हो जाती है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, समीकरण के मूल या रूट्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब हम रूट्स ऑफ इक्वेशन को कैसे फाइंड करते हैं, तो इसके लिए हमने पोलिनोमियल में देखा था, एक फर्स्ट मेथड है हमारे पास, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। ठीक है, एक चीज़ और देखते हैं हम, पहले एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। यहाँ से बताना निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, द्विघात समीकरण नहीं है, मैं ऊपर ऑप्शन लिख रहा हूँ। ऑप्शन नंबर 1 3 - x² + 8x = 0। दूसरा अगर आप देखोगे तो x² - 5x + 9 = 0। थर्ड अगर आप देखोगे तो -5x + 8 + 9x² = 0। और अगर आप देखोगे तो x⁴ - 5x + 6 = 0। तो यहाँ पर पूछा है निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसमें से द्विघात समीकरण तो देखो, यहाँ x की अधिकतम घात 2 है, ये द्विघात समीकरण होगा। यहाँ x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी एक द्विघात समीकरण होगा। यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये भी क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। और यहाँ x² - 5x + 6, तो ये भी क्या है, द्विघात समीकरण होगा। तो यहाँ पर चारों द्विघात समीकरण है। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक कंडीशन लिख देता हूँ, 5x² + 3x + 8, और अब मुझे बताओ कि ये द्विघात समीकरण होगा क्या, नहीं, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो ये क्या होगा, तो ये एक द्विघात बहुपद होगा। ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात बहुपद होगा। तो सर ये आप समीकरण कब बोलोगे इसको, तो जब आप इसको इक्वल कर देते हो किसके, 0 के। तो जब इसको 0 के इक्वल आप कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है कि द्विघात समीकरण में अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अब मूल हम किस तरीके से निकालते हैं उस पर हम बात कर रहे थे। तो पहला हमने देखा था एक बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, स्प्लिटिंग मेथड हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके तोड़ के उसको हम क्या करते थे, उसके मूल फाइंड करते थे। सेकंड हम यहाँ पर पढ़ते हैं बाय फॉर्मूला मेथड। तो फॉर्मूला मेथड से भी हम क्या करेंगे, इसके मूल हम फाइंड करना सीखेंगे। तो फॉर्मूला मेथड से कैसे फाइंड करना सीखेंगे, तो फॉर्मूला मेथड क्या होता है, तो हम इसको पहले डिराइव करते हैं किस तरीके से हम फॉर्मूला मेथड से फाइंड करेंगे। तो हमारे पास जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² + bx + c = 0। अगर मैं पूरी इक्वेशन को a से डिवाइड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, x² + b/ax + c/a = 0। अब यहाँ पर हमें बनाना होता है एक फार्मूला। ठीक है, फार्मूला किस तरीके से बनाओगे, तो आप आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। अगर आप इसको यहाँ फार्मूला बनाने की कोशिश करते हो तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, x² है, यहाँ पर भी, यहाँ पर a² है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास, x² है। तो अगर आपको फार्मूला बनाना a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर आप देखोगे x का स्क्वायर है, यहाँ a का स्क्वायर है, इसका मतलब आप a के प्लेस पर क्या ले सकते हो, x का स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो ऑलमोस्ट हम इतना आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एस प्लस समथिंग एक्स प्लस समथिंग का कुछ स्क्वायर बनेगा। और आप देखोगे तो यहाँ पर जो ए और बी होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई होता है और उस प्रोडक्ट में होते हैं, और यहाँ पर जो 2 होता है वो मल्टीप्लाई होता है। तो अब यहाँ पर अगर मैं क्या करता हूँ, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस इस वाली जो टर्म है उसमें मैं क्या करता हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 2 से ही क्या कर देता हूँ डिवाइड कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2/b/a इंटू में एक्स प्लस c/a इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक चेंजेस इसमें और करता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2bx/2a प्लस यहाँ से आप जो देख रहे हो b/2a, यहाँ पर आप जो देख रहे हो b/2a, b/2a को मैं एक बार इसका स्क्वायर को ऐड कर देता हूँ। तो b/2a का स्क्वायर को एक बार आप क्या कर दो, ऐड कर दो, प्लस c/a एज इट इज़ रहेगा, और एक बार आप क्या कर दो, माइनस कर दो b/2a का स्क्वायर को। ठीक है। तो इससे इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता। जो वैल्यू हम प्लस कर रहे हैं वही वैल्यू को अगर हम माइनस कर दें, जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उससे हम डिवाइड कर दें, तो पूरी इक्वेशन में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। तो अगर आप यहाँ से देखोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx/2a प्लस ये हो जाएगा b²/4a² प्लस c/a माइनस b²/4a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर आप इन तीनों टर्म को देखते हो तो यहाँ से जो आपका फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस b/2a का होल स्क्वायर। ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस b/2a का होल स्क्वायर मतलब b²/4a² प्लस 2ab क्या बनता है, प्लस 2ab। तो 2 हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी x, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी b/2a। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हो जाएगा वो ये जो फॉर्मूला होगा वो x प्लस b/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो इस वैल्यू को क्या करोगे, माइनस b²/4a को जब आप 0 के इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा b²/4a² प्लस का हो जाएगा, और प्लस का c/a को इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का c/a। तो यहाँ से जब हम इसको और सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों का अगर आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 4a², एलसीएम कितना हो जाएगा 4a²। तो ऊपर क्या बचेगा आपके पास b² माइनस a से भाग दोगे तो बचेगा 4a, और 4a से c में मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा 4ac। ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप स्क्वायर हटाते हो तो हमें पता है यहाँ पर क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। तो यहाँ से जो x प्लस b/2a की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी √b² माइनस 4ac/4a²। ठीक है। क्या आया हमारे पास, x प्लस b/2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखोगे क्या था हमारे पास, x प्लस b/2a इज इक्वल टू b² माइनस 4ac/4a² और इसका अंडर रूट। क्या वैल्यू थी हमारे पास, √b² माइनस 4ac/4a²। ठीक है। अब यहाँ से 4a² को जब आप बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा x प्लस b/2a इज इक्वल टू प्लस माइनस, अब √b² माइनस 4ac तो बाहर निकलेगा नहीं, तो ये हो जाएगा b² माइनस 4ac, और जब 4a² को बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2 है। तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू फाइंड करना चाहोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये प्लस b/2a इस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस का b/2a प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो बचपन से हम रटते आए थे, वो इस तरीके से हम इसको क्या करते हैं, डेराइव करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे प्लस माइनस, तो यहाँ से एक चीज़ देखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस b/2a, एक रूट तो हमारे पास हो जाएगा प्लस b² माइनस 4ac/2a, और जो दूसरा रूट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, √x इज इक्वल टू माइनस b/2a माइनस
अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक तो होगी क्या -b/2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट बाई 2a, और सेकेंड वैल्यू क्या हो जाएगी x इज इक्वल टू -b/2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ इक्वेशन, जिसको हम पहले को हम बोल देंगे सपोज दैट अल्फ़ा, और दूसरे को हम एज्यूम कर लेंगे क्या, बीटा। तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा और बीटा, यही क्या हो जाते हैं, समीकरण के रूट्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला हमने अभी तक पढ़ते आए थे, फॉर्मूला क्या है, एक बार मैं और लिख देता हूँ यहाँ पर, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, ठीक है, बी अपॉन क्या होता है, माइनस बी अपॉन, अब देखो यहाँ से अगर तुम इसको और चाहो तो 2a को क्या करोगे, एलसीएम लोगे, जब 2a को एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, ये दोनों का मैंने क्या लिया, एलसीएम ले लिया, 2a तो ये ऊपर वाले डायरेक्ट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जो हमें फॉर्मूला मिलेगा वो क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है जो अभी तक हम रटते आए थे। तो इस तरीके से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो किसकी होगी, अल्फ़ा और बीटा की। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, नेचर ऑफ रूट्स यहाँ से मैक्सिमम बार क्वेश्चन पूछा गया है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही होता है, मूलों की प्रकृति। क्या होता है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के बारे में अगर आपसे पूछे तो हम इसको इस तरीके से फाइंड करेंगे। इसके कॉन्सेप्ट को और समझने की कोशिश करते हैं हम। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, मूलों की प्रकृति। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है द्विघात समीकरण का, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, हमारे पास जो रूट्स आए हैं वो क्या है, तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये हमारे पास क्या है, रूट। ठीक है, हमारे पास जो मूलों की प्रकृति होती है वो क्या होती है, नेचर ऑफ रूट्स, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अगर हम बात करते हैं इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, अगर सपोज दैट हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर क्या हो, ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ी हो, तो उस कंडीशन में हमारे पास जो रूट्स मिलेंगे। तो अब देखो यहाँ से अगर ये सपोज दैट x की कुछ वैल्यू जो बी स्क्वायर माइनस 4ac की कुछ एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, तो आप एक बार इसको एक बार प्लस के साथ लिखोगे और एक बार इसी को आप क्या करोगे, माइनस के साथ लिखोगे। तो यहाँ से आपको दो डिफरेंट रूट मिलेंगे। एक क्या मिलेगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। एक्स की तो एक ये वैल्यू मिलेगी, आप इसको साइन हटा लेना, एक साइन प्लस ले लेना, और दूसरा एक्स की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिलेगी, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। तो यहाँ से x की आपको दो वैल्यू मिलेगी। अब दोनों वैल्यू देखो डिफरेंट होगी, यहाँ पर एक प्लस के साथ है, एक माइनस के साथ है। तो यहाँ पर की जो दोनों वैल्यू होगी वो दोनों क्या हो जाएगी, डिफरेंट होगी, और दोनों ही क्या होंगे, एक रियल नंबर होंगे या दोनों ही वास्तविक नंबर होंगे। तो इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाता है यहाँ से कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 हो, तो जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, तो दोनों रूट्स क्या होंगे, देखो एक बार आप प्लस के साथ चल रहे हो, एक बार माइनस के साथ। यहाँ कुछ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो प्लस करने पर माइनस करने पे वैल्यू क्या हो जाएगी, डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो डिफरेंट रूट्स आएंगे, टू डिफरेंट रूट्स होंगे। ठीक है, और दोनों ही क्या होंगे, बोथ रियल होंगे, दोनों ही क्या होंगे, रियल होंगे। तो अगर हिंदी में बात करें तो दो वास्तविक व असमान मूल होंगे, दोनों वास्तविक व असमान मूल होंगे। सेकंड अगर हम देखें, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल हो जाता है, 0 के। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac सपोज डेट के इसके इक्वल हो जाता है 0, तो अगर ये वैल्यू पूरी 0 हो गई सपोज डेट, तो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। अगर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, माइनस का b/2 है। ठीक है, जो हमने नेगेटिव वाले साइन के साथ लिया तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल टू माइनस b/2 है। तो इस कंडीशन में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, माइनस b/2 है, यहाँ भी x की वैल्यू क्या है, माइनस b/2 है। इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, माइनस b/2 है
एंड माइनस बी अपॉन 2a। अब यहाँ से ये जो दोनों वैल्यू होंगी दोनों ही क्या होंगी, रियल होंगी, और यहाँ से आप देख रहे होंगे तो दोनों ही क्या है हमारे पास, इक्वल है। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के इक्वल है तो जो मूल होंगे वो क्या होंगे, तो ये दोनों मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक होंगे, दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे, और दोनों क्या होंगे, समान होंगे, वास्तविक व समान होंगे। ठीक है, थर्ड कंडीशन अब हम और देखते हैं। थर्ड कंडीशन क्या बन सकती है, इफ़ बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से छोटी हो, सपोज दैट हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर आप एक प्लस साइन ले लेना और माइनस साइन को मैं अलग सेपरेट लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मुझे बताओ, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव होगी, और अगर नेगेटिव होगी तो इसका मतलब रूट के अंदर क्या होगी, नेगेटिव वैल्यू होगी, और रूट के अंदर जो वैल्यू नेगेटिव होती है, ऐसी जो वैल्यू होती है उनको हम क्या बोलते हैं कि ये जो वैल्यू है वो रियल वैल्यू नहीं होती है। ऐसे जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं। तो ऐसे नंबर जो रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हमें देते हैं, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू देते हैं, उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। उनको हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर, या हिंदी में बात करें तो काल्पनिक संख्याएं। तो यहाँ पर हमें जो मिलेगी वो काल्पनिक संख्याएं मिलेंगी। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी एक काल्पनिक संख्या होगी, ये भी एक काल्पनिक संख्या होगी। तो इस कंडीशन में जो आपको रूट्स मिलेंगे वो वास्तविक ना मिलकर कैसे मिलेंगे, काल्पनिक मिलेंगे। दोनों ही क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अब दोनों को जब प्लस साइन से आप अलग अलग कर दोगे तो सेपरेट कर दोगे तो एक प्लस का देगा एक माइनस का देगा। दोनों को सोल्व करोगे तो प्लस के साथ कुछ और वैल्यू आएगी, माइनस के साथ कुछ और आएगी। इसका मतलब जो वैल्यू है दोनों को सोल्व करने पे वो डिफरेंट आएगी। इसका मतलब जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, तो रूट्स हमारे पास दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, दोनों ही क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो तीसरी कंडीशन से हमसे पूछता है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो जो मूल होंगे उसकी प्रकृति कैसी होंगी, तो मूल क्या हो जाएंगे, दोनों मूल काल्पनिक व असमान होंगे, काल्पनिक व असमान होंगे। ठीक है, अब हम एक बार फिर से इसको पूरी तरीके से तीनों को एक साथ कंसेप्ट को क्लियर कर लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन मैंने क्या बताई, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, जब मूलों की प्रकृति क्या होगी, तो दोनों ही मूल क्या हो जाएंगे, वास्तविक व असमान, क्या हो जाएंगे, वास्तविक व असमान। ठीक है, रियल एंड डिफरेंट, क्या हो जाएंगे, रियल एंड डिफरेंट। ठीक है, सेकेंड कंडीशन है क्या, कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है तो उस कंडीशन में जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल एंड इक्वल। इस कंडीशन में जो रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल, वास्तविक व समान। ठीक है, और तीसरी कंडीशन हमने पढ़ी है क्या, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो उस कंडीशन में जो मूल होंगे वो वास्तविक ना होकर क्या होते हैं, काल्पनिक होते हैं, क्योंकि वो रूट्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू देते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो रूट के अंदर जो नेगेटिव वैल्यू होती है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, काल्पनिक नंबर बोलते हैं। तो रूट्स काल्पनिक होंगे, एक बार नेगेटिव प्लस के साथ दोगे एक बार माइनस के साथ दोगे तो दोनों वैल्यू क्या आएंगे, डिफरेंट आएंगे। इसका मतलब काल्पनिक व असमान होंगे। ठीक है, तो ये जो था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट था रूट्स के नेचर को लेकर, नेचर ऑफ रूट्स को लेकर। तो यहाँ से आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब हम जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ी है इस टॉपिक में वो हम सब एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला हम क्या देखेंगे कि जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वेयर ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर अगर आपसे पूछे कि अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होगी, यहाँ से वो अगर आपसे पूछे तो अधिकतम मूलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। ठीक है, यहाँ पर अगर हमसे पूछे कि ए बी और सी क्या होते हैं, तो जो ए बी एंड सी होते हैं तीनों ही क्या होते हैं कि रियल नंबर होते हैं, तीनों ही क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। द्विघात समीकरण की अगर वो आपसे घात पूछे तो घात कितनी होती है, घात कितनी होगी, 2 होगी, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है द्विघात समीकरण, तो इसकी घात कितनी होती है, 2 है। अगर घात 2 है तो अधिकतम शून्य का अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होगी, या रूट्स ऑफ इक्वेशन मैक्सिमम कितने होंगे, तो यहाँ पर 2 होंगे। ठीक है,
इसके बाद हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर रूट्स हमें फाइंड करना है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, नेचर ऑफ रूट्स। तो हमने नेचर ऑफ रूट्स में क्या देखा कि जो मूलों की प्रकृति है वो किस तरीके से डिपेंड करती है। अगर b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो जो मूल दोनों क्या होंगे, तो दोनों असमान होंगे व वास्तविक होंगे। दोनों जो मूल होंगे वो असमान व वास्तविक होंगे। दूसरा हमने क्या देखा, अगर b² - 4ac इक्वल है 0 के, तो इस कंडीशन में दोनों रूट क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं और वह क्या हो जाते हैं, वास्तविक होंगे। ठीक है, तीसरी कंडीशन में अगर आप देखें तो b² - 4ac अगर लेस देन 0 है, तो अगर लेस देन 0 है तो मैंने बताया था b² - 4ac के ऊपर देखो यहाँ फॉर्मूले में रूट लगा होता है, और अगर लेस देन 0 है इसका मतलब नेगेटिव है, और अगर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो हमेशा एक हमें काल्पनिक रूट देगा। तो वो काल्पनिक संख्याएँ होती है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे सपोज दैट ये रूट में -18 आता है, तो आप ये क्या लिखोगे, -b प्लस √-18, और एक क्या लिखोगे, -b माइनस √18। तो यहाँ दोनों ही रूट क्या है, डिफरेंट है, तो काल्पनिक तो होंगे, साथ में क्या होंगे, असमान भी होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन था उसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अभी और बचा है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद की जो जस्ट क्लास होगी उसमें जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है ऑलमोस्ट हम उसको कवर करने वाले हैं, और इसके बाद हम लगभग 100 MCQ क्वेश्चन इसके सोल्व करेंगे, जिससे जो पूरा टॉपिक होगा वो हमारा पूरे अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, और इसके जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सब आपके साथ डिस्कस करेंगे, हम सब आपके साथ उनको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे साथ चैनल पर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो। ठीक है, थैंक